नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एसके मैथ्स पर। दोस्तों, ये 23 अगस्त की शिफ्ट 1 का पेपर लेके आया हूं मैं आपको मैथ एनालिसिस करने के लिए। तो जिन छात्रों का कल 24 तारीख में एग्जाम होगा, आज मिस समय ना मिलने के कारण मैं वीडियो लेट बना रहा हूं। फिर ये मैथ का सोल्यूशन आपका बता देता हूं कि आने वाली शिफ्टों में आने वाले जो एग्जाम होंगे उसमें आपको कुछ हिंट मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर ये 39 से आया पहला क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% दर से साधारण ब्याज 1600 रुपये है। 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है आपको। देखिए, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% दर से साधारण ब्याज 1600 रुपये है। अगर एक साल में 5% ब्याज मिलता है तो 2 साल में कितना मिलेगा? 10% मिलेगा। 2 साल में 10% मिलेगा और 10% और 2 साल में ब्याज मिला कितना है? 1600 रुपये। 1600 रुपये ब्याज मिला है, यानी 10% की वैल्यू कितनी हो गई? 1600 रुपये। अगर एक सेकंड, अगर एक जीरो लगा दी जाए तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 16,000। यानी हमारा प्रिंसिपल निकल गया। मूलधन कितना है? 16,000 है। तो 16,000 का 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है आपको। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के देखो, प्रिंसिपल निकाल दिया है 16,000, ये याद रखना। हटा रहा हूँ। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की आपके पास फॉर्मूला भी है और नॉर्मल तरीका। सबसे आसान तरीका, अगर आपको 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो रेशो याद रखना है आपको। 3 साल का 3:1 का, ये सबसे आसान तरीका होता है रेशो वाला 3 साल का। बाकी आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ। 3 पेन नहीं चल रहा है भाई। 3:3:1, ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। मूलधन हमारे पास कितना है? 16,000 अभी निकाला है हमने। तो 16,000 हमारे पास प्रिंसिपल है। रेट कितनी है हमारे पास? 5%। तो 5% का मतलब कितना होता है? या तो फ्रैक्शन से निकाल लीजिए या नॉर्मल निकाल लीजिए। देखो, 16,000 का 5% निकालेंगे तो 10% 1600, 5% कितना आ गया? 800 रुपये। 800। उसके बाद 800 का 5% आप निकालेंगे 40। 800 10% 80, 5% 40 आ गया। पेन सही नहीं चल रहा है यार। और 40 का 5%, 40 का 10% 4, 5% कितना आ गया? 2 आ गया आपका। तो आप क्या करना है? गुना करनी है यहाँ पे। देखो, 8 या 24, 24 से तो 1 आ जाएगा आपका, प्लस 4 या 12, 120 1 आ जाएगा, और 2 एकम 2, 2 1 आ जाएगा। यानी 2400 और 120 कितने हुए? 120 और 122 आ जाएगा। यानी ये आ जाएगा आपका 2522। ऑप्शन देख लीजिए, 2522 किस में है। टोटल आप इसको जोड़ोगे तो 2522 हो जाएगा। 2522 पहले ऑप्शन में दिया है। आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूले से निकालना थोड़ा ये है कि लेंथी हो जाता है उससे, फॉर्मूले से। देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि 12/2/2022 12/2/2022 से 11/2/2023 तक 15% प्रतिवर्ष की दर से 7300 को साधारण ब्याज निकालना है आपको। यानी 12/2/2022 से 11/2/2023, 1 साल हो गया। यहाँ से 1 साल का ब्याज साधारण निकालना है आपको। तो 73,000 का 15% निकालना है। बट डायरेक्टली कुछ भी नहीं है इसमें, तो ये कट जाएगा 2 जीरो, ये जीरो आ जाएगी। 15×3 = 45, 7 4, 15 7 105 और 4 109, 10 950। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 41। कह रहा है 475 अंकित और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट दी गई है? तो 475 का 15% निकालना है सीधा। 475 का 15%,
तो ये निकाल लीजिए, पॉइंटों में आएगा 475 का 15%, 15×5 = 75, हासिल 7, 15×7 = 105, 15×5 = 75, हासिल 7, 15×7 = 105 और 7 7 5 12, 2 लास्ट में 2 5 आएगा, 2 5 75 तो नहीं आएगा, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, 71.25 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है अगला 42। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% बिक्री कर लगाता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य रूप में 34,020 का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य कितना है? तो यहाँ पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। इस फॉर्मूले से कर लीजिए, आसान रहेगा, क्योंकि 10% की छूट दी है और 8% का फिर बिक्री कर लगाया है, यानी एक बार छूट दे रहा है, एक बार टैक्स लगा रहा है, तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका सही रहेगा। तो कितना आ जाएगा, -10 + 8 -10 × 8 बटे 100, 0 कट जाएगी। यहाँ पर बचा कितना, -2 और यहाँ पर -8.8 -2.8 आ गया, इसका मतलब -2.8% कम किया है उसने, तब जाकर 34,020 का भुगतान किया है। यानी जो सीपी का मूल्य है आपका वो 34,020 जो है 2.8 कम है। 100 में से घटा लीजिए आप इसे, 100 में से जब आप 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 98 और 0.8 और घटाएंगे तो 7.2 आ जाएगा। 7 पॉइंट सॉरी 90 आ गया क्वेश्चन, 97.2 की वैल्यू दे रखी है आपको 34,020, या तो आप ऐसे कर लीजिए 34,020 और यहाँ पे 100% की निकालनी है, 100% की कुछ ज्यादा ही आएगी तो देख लिया आपने। या फिर आप एक आइडिया भी लगा सकते हैं कि 2.8% को लगभग मान लीजिए 3% मान लीजिए, वो 3% कम है। तो ऑप्शन देखिए, 35,000 है, 35,000 का 3% कितना हुआ, देखो 35,000 का 3% लगभग 350 या 900 करीब जाएगा। 350 350 आ गया, 350 और 3 0 5 से 15 हासिल 1 3 3 और 1 10, 1,000 आ गया, 1,000 कम, 1,000 की कम हुआ है, यानी लगभग आपको 35,000 आंसर आ जाएगा। ये तो ज्यादा हो जाएगा, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, 34 तो हो नहीं पाएगा, 35,000 आ जाएगा, गुणा कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि x + 1/x का औसत m है, तो x² + 1/x² का औसत क्या हुआ? देखो x + 1/x बटे 2, ये औसत निकाल लिया मैंने, ये कितना है, m है, इस 2 की गुणा हो जाएगी इधर, ये हो जाएगा बराबर 2m। आपको इसका औसत निकालना है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और औसत निकालेंगे तो 2 से भाग कर दीजिए, इसको भी 2 से भाग कर दीजिए, तो ये औसत निकल जाएगा इसका। तो यहाँ पर आप देखो से सोल्व करोगे, x² + 1/x² -2 आ जाएगा, x से x कट जाएगा, बराबर ये होगा 4m। या पहले आप एक काम कीजिए, 2 से भाग, औसत बाद में निकालना, पहले आप x + 1/x बराबर आपका m है, तो आप पहले इसका स्क्वायर कीजिए, 2m है ना, इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, ये हो जाएगा आपका x² + 1/x² माइनस के 2, ये 2 इधर चले जाएगा, तो ये होगा 4m² माइनस 2, ये प्लस था ना, +2 आता तो इधर आगे माइनस हो जाएगा। अब आप इसका एवरेज निकाल लेंगे तो यहाँ 2 से भाग लग जाएगा, ये हो जाएगा 2m² माइनस 1, 2m² माइनस 1, ऑप्शन देख लीजिए, 2m² माइनस 1 डी नंबर पे आ जाएगा। ये पाई चार्ट दिया है, लोकेशन पाई चार्ट का है, एक बार पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित पाई चार्ट की परीक्षा के लिए नामांकित अभ्यर्थियों विभिन्न संस्थानों में
परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को नामांकित अभ्यर्थियों को क्या पूछा है? संस्थान एस और पी में उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या तथा संस्थान टी और आर में नामांकित कुल अभ्यर्थियों की संख्या के बीच का अंतर क्या है? ठीक है, देखो पहले उत्तीर्ण हुए एस पी में, एस में कितने हैं 16 और पी में कितने 18, 16 और 18 कितने हो गए 34, 8 6 14, 34 हो गए। 34% कितने का 5700 है, 5700 का 34%। और संस्थान टी और आर में नामांकित अभ्यर्थी टी और आर, टी का 8 और इसका आर का 10, 18 यानी 8550 का 18%। बता रहा हूँ, कैलकुलेशन खुद कर लेना, अब मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका तो निकालना है 18% और उसका निकालना है 34%, दोनों का डिफरेंस ले लेना है। 8550 का 18% और 5700 का 34% का डिफरेंस ले लेना, जो भी आएगा तो वो चेक कर लेना, कैलकुलेशन हल्की सी होगी तो एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन आसानी था। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, मैं मैथ करा रहा हूँ आपको, केवल मैथ ही कराऊंगा, रीजनिंग बाद में बताऊंगा। फिलहाल मेरे पास समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ आपको पेपर मतलब। क्वेश्चन नंबर ये अगला है कि यहाँ से दिख नहीं रहा है, 31 है। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखो तीन क्रमागत सम संख्या दी गई है 1 2 3, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या पूछी है। दूसरी सबसे बड़ी मतलब ये बीच वाली संख्या पूछी है, बीच वाली संख्या पूछ रहा है। बीच वाली संख्या क्या है? एवरेज है, यानी 78 तीन संख्या है तो 3 से भाग लगाएंगे 26 बार घट जाएगा तो बीच वाली संख्या निकल जाएगी, एवरेज निकल जाएगा 26। और बीच वाली संख्या क्या है? दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, तो आंसर आ जाएगा ये। कम समय के लिए जो है आप इस तरह कर सकते हैं, बाकी अगर आप x+1 + x+2 मानोगे तो उसमें थोड़ा समय लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका मैथ का, ये दिया है यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 44। यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन अगर आप तरीके से करोगे तो लेंथी होगा बहुत, मैं इसका आपको आसान तरीका बता देता हूँ। एक जैसे मेरे पास 2 4 6 8, मेरे पास ये 4 सम संख्याएं है, ध्यान से देखना एक बार, बहुत आसान तरीका है। अगर मेरे पास ये 4 सम संख्याएं है तो आप देखिए इनके बीच में गैप कितने हैं, 1 2 3, मतलब मेरे पास मैंने 4 सम संख्याएं ली लगातार, तो उसके बीच में गैप कितना आया? 3 का आया। अगर मैं ये 5 संख्याएं लूं 2 4 6 8 10, अगर मैंने ये 5 सम संख्याएं ली तो इसके बीच में गैप कितने का है? 1 2 3 4, मतलब जितनी संख्याएं होंगी क्रमागत, चाहे वो सम संख्याएं हो चाहे वो विषम संख्याएं हो, क्रमागत होनी चाहिए, तो उनके बीच गैप एक कम होता है। अगर 4 संख्याएं है तो गैप 3 का है, और अगर 5 संख्याएं है तो गैप 4 का होगा। अब आप देखो जैसे यहाँ पे 3 का गैप है, 1 2 3, और प्रत्येक गैप कितने का है? 2 का है, क्योंकि देखिए प्रत्येक गैप में कितना अंतर है? 2 का अंतर है। सम संख्याएं है, विषम संख्याओं में भी 2 का अंतर होता है, तो 2 का अंतर है और गैप 3 है, तो 3 दूनी 6, अंतर कितना आ गया पहले का और लास्ट का? 6। देखो आप यहाँ 8 से 2 का 6 आ गया। उसके बाद आप नीचे आइए, देखो लास्ट की संख्या कितनी है 10 और पहली संख्या कितनी है 8, तो डिफरेंस कितना आया 8 का। अब यहाँ पे गैप देखिए कितने हैं 1 2 3 4, 4 गैप है और प्रत्येक संख्या में 2 का अंतर है, तो गैप कितने का आ गया 8 का, 4 दूनी 8। इसी तरह ये क्वेश्चन करना था आपको। देखो 9 क्रमागत संख्या आई थी तो गैप कितने का होगा 8 का, और प्रत्येक गैप में गैप कितने का है 2 का, तो 8 दूनी 16, यानी पहली और अंतिम संख्या का अंतर कितना आ गया 16। इतना आसान क्वेश्चन था ये, बस थोड़ा आपको दिमाग लगाना। ये समय थोड़ा यहाँ से बच जाता है, बाकी तो तरीके बहुत सारे करने के, आप तरीके से करोगे तो भी निकल जाएगा, लेकिन ये समय जो है यहाँ पे जिन बच्चों को समय कम पड़ता है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। मुझे मैंने कुछ बच्चों से बात की है, कुछ छात्रों से, जिन्होंने मुझे बताया कि मैथ में थोड़ा रीजनिंग थोड़ा समय कम पड़ा है, तो मैथ के लिए इसलिए मैं कुछ शॉर्ट वीडियो बना के आपके लिए लाया हूँ ताकि आप अपना समय बचा सको। वहाँ पे 45 चावल, यहाँ पे कुछ दिया है शायद, यहाँ पे एक सेकंड इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ 25% हिट इन द प्राइस ऑफ द राइस पर केजी, ठीक है।
चावल में प्रति मूल्य चावल का प्रति मूल्य 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। मतलब 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप 1200 रुपये में 6 किलोग्राम चावल अधिक खरीदा जाता है। चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो अगर आप इसे फॉर्मूले से करना चाहिए तो फॉर्मूले से कर सकते हैं, पी बटे आर गुना पी बटे क्या गुना आर बटे 100। ये फॉर्मूला इसका है। जिस बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन मैं तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बता देता हूँ, फॉर्मूले से आप निकाल लोगे इसको। फॉर्मूला मैंने बता रखा है। 25% की वृद्धि हो गई। 25% का मतलब होता है 1/4। मतलब जो वस्तु 4 रुपए की थी वो अब 5 की बिक रही है। तो एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। देखो यहाँ पे इसने ये नहीं बोला है कि खपत जो है उसकी, मतलब उस पर उसने जो है अपना खर्चा बढ़ाया घटाया। खर्चा सेम है। अगर खर्चा सेम है, चावल के मूल्य में वृद्धि हुई है, तो खपत उसी रेशो में कम हो जाएगी। तो खपत कितनी हो जाएगी? 5 से 4 हो जाएगी। अगर मूल्य 4 से 5 हुआ है तो खपत 5 से 4 होगी। तो खपत 5 से 4 होगी। खपत कितनी कम हुई है? खपत 1 कम हुई है। और यहाँ पे कह रहा है कि 6 किलोग्राम अधिक 6 किलोग्राम चावल कम खरीद पाते हैं। मतलब 1 की वैल्यू 6 दी गई है, तो 5 की कितनी होगी? 6 पंजे 30। यानी पहले कितना खरीदता था? 30 किलो खरीदता था। और 30 किलो का रेट कितना था? 1200 रुपये। अगर 1200 रुपये 30 किलो का रेट था, तो 1 किलो का कितना हुआ? 30 से भाग लगाएंगे, 3 चौक 12, 40 रुपये आ जाएगा। 40 रुपये। फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है 0.05, 0.5, 0.25, 1.25 का महत्वपूर्ण समाप्त निकालना है। तो इस ऐसा क्वेश्चन अगर आता है पॉइंट का आपके सामने और पॉइंट में महत्वपूर्ण समाप्त नहीं निकाला, तो सबसे छोटी संख्या पकड़ लीजिए आप। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 0.05 है। तो 0.05 देके कहीं आ गया, ये है 0.05। 0.05 इसका मैसे होगा पॉइंट वाले से। अगर कोई क्वेश्चन टाइप का आता है, या फिर आप तरीके से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट हटा के आप 0 लगाओगे, वहां से हो जाएगा। पॉइंट हटा के आप 2 0 यहाँ पे लगाओगे, फिर पॉइंट हटा के 1 0 लगाओगे, फिर पॉइंट हटा के 2 0 लगाओगे, फिर पॉइंट हटा के 2 0 लगाओगे। नीचे वालों को लैसे निकाल लोगे, ऊपर वालों को मैसे निकालोगे। इस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन मैंने बताया आपको शॉर्ट मेथड। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन को तरीके से ना करें, ऑप्शन से करें सीधा। देखो पहले संख्या 4 दी गई तो 4 से डिवाइड करके कीजिए और लास्ट में 3 आना चाहिए। देखो 4 से 500 डिवाइड हो जाएगा, 4 बचेगा। ये तो आंसर नहीं होगा। 510 को जब आप 4 से भाग करोगे तो लास्ट की संख्या में 2 बचेगा। 10 को भाग कर लो सीधा, तो ये भी यहाँ पे 2 बचेगा। ये नहीं आंसर हो सकता। यहाँ पे 4 से भाग करोगे आप तो 3 बचेगा। 507 आंसर हो सकता है। यहाँ पे 1 बचेगा, तो एक ऑप्शन हमारा आया सीधा 507। क्वेश्चन नंबर 48, यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। यानी 30 टेबलों का लागत मूल्य 30 का सीपी बराबर है 40 के एसपी के। 40 के एसपी के, तो 0 से 0 कट जाएगी। सीपी और एसपी का रेशो निकल जाएगा यहाँ पे। एसपी का 4/3, यानी सीपी 4 है, एसपी 3 है। अगर सीपी 4 है, एसपी 3 है, तो एक का लॉस हुआ है आपको 4 पे। और 1/4 कितना होता है? 25%। ये तो आसानी था। क्वेश्चन नंबर 49, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से खरीदता है और उतने ही अधिक संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। अब वह पूरे पूरे लोट को 20 रुपए में 9 की दर से बेच देता है, तो उसकी हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। हानि या लाभ परसेंट जो भी है, मतलब वो ज्ञात करना है। तो देखो 2 तरीके है करने के। आसान तरीका बताता हूँ, समय कम है तो मैं दो तरीके तो यहाँ पे नहीं, 2 तरीके तो नहीं बताऊंगा। तरीके तो कहीं ऐसे करने के, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ ताकि आप समझ भी आ जाए और क्वेश्चन हो भी जाए वहां पे। 10 रुपए में 4 की दर से संतरे खरीदे। 4 संतरे 10 रुपए के अगर आप खरीद रहे हैं, तो एक संतरा कितने का खरीदा आपने? एक संतरे खरीद लिया आपने 2.5 रुपए का। और 10 रुपए में 5 संतरे खरीदते हैं, तो एक संतरा यहाँ से कितना खरीदा आपने? 2 रुपए का। तो टोटली आपने 2 संतरे कितने खरीद लिए? 4.5 रुपए खरीद लिए, 4.5 के। 2 संतरे कितने खरीदे आपने? 4.5 के। यानी एक संतरे कितने का पड़ गया आपको?
अगर ओवरऑल एक संतरा देखा जाए तो एक संतरा पड़ गया आपको 4.5/2 रुपए का। उसके बाद 20 रुपए में 9 की दर से बेच दिया, यानी 20 रुपए में आपने 9 की दर से उनको बेच दिया। तो आप सबसे बेस्ट तरीका है कि आप यहाँ से रेशो निकाल लीजिए, यहाँ से रेशो निकाल लीजिए। आप देखो इस पॉइंट को हटा के नीचे आप 0 बढ़ाइए और 5 से काटिए, 5 चौक 20, 5 नम 45, 9 की गुना इधर करोगे, नम नम 81 अनुपात 40 दूनी 80, यानी 81 रुपए का सामान आपने 80 का भेजा, यानी एक का लॉस हुआ है आपको 81 पे, एक का लॉस हुआ है 81 पे गुना 100। तो लास्ट नीचे तो 81 आ गया, तो कंफर्म हो गया, आपका आंसर आ गया। लॉस हुआ है आपको ये भी पता है, तो प्रॉफिट तो आप काट ही दीजिए, प्रॉफिट तो काट दीजिए आप। या 12% भी नहीं होगा, ना लाभ ना भी, तो एक ही आंसर बचा आपका सी। ये क्या है भाई? निखिल और नीतू, एक मिनट क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। निखिल और नीतू की आय 2:1 के अनुपात में है और वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रीतू दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 रुपये हो तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन आसानी है, थोड़ा समझना था बस। तो यहाँ पे देखो बचत का रेशो दिया है और बचत भी दी गई है साथ में, तो यहाँ से टोटल मतलब बचत बचत की आप करेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल बचत का अनुपात है कितना, 4 और 1 5, दोनों का मिला के 5 है, और यहाँ पे कितना है टोटल दोनों का मिला के 10, यानी डबल है अनुपात। आप दोनों को मिलाइए बचत वाला, टोटल कितना हुआ 5, और टोटल मासिक दोनों की मिलाकर बचत कितनी है 10,000, तो 5 का डबल है टोटल। तो आप ये काम कीजिए, 4 का डबल कर दीजिए 8,000, यानी ये 8,000 बचा रहा है और ये 2,000 बचा रहा है। डबल कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं डबल, ये 2,000 बचा रहा है। अरे ये दो बार लिख देता हूँ, 4 का डबल 8,000 और ये 1 का डबल 2,000, ये 4,000, ये 8,000 बचा रहा है, 2,000 बचा रहा है। अब देखिए निखिल और रितु की आय का अनुपात 2:1, 2:1 इनकी इनकम होगी और 5:3 के अनुपात में खर्च हो गया। एक्सपेंडिचर कितना आ गया 5:3। अब दोनों की बचत देख लीजिए, ये 8,000 बचत कर रहा है और ये 2,000 कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाइए, आसान पड़ जाता है वहां से कैलकुलेशन। देखो 3 दूनी 6 तो 5 कम 5, ये डिफरेंस कितना आ गया आपका 1 का, और 5 दूनी 10, ये 10,000 आ गया, 8 के 24, 24,000, 24,000 और 10,000 का अंतर कितना आ गया 14,000, यानी एक की वैल्यू आ गई आपकी 14,000। आपको किसकी निकालनी है, क्या निकालना है, मासिक आय क्या आती है दोनों की। देखो एक की वैल्यू 14,000, इसकी तो निकाली दी हमने, और इसकी कितनी हो जाएगी डबल, इसकी 28,000 हो जाएगी, यानी एक की 14,000 और एक की 28,000, आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा आपका। आगे देखते हैं इसमें कोई मैथ क्वेश्चन और भी है क्या। अच्छा, ए बी सी का औसत वजन 60 किलोग्राम है, ए और बी का औसत वजन 30 किलोग्राम है, बी और सी का औसत वजन 70 किलोग्राम है, तो बी का वजन क्या है। ये क्वेश्चन दिया है 100, क्वेश्चन नंबर 100। देखो तीनों का वजन दिया है 60 किलोग्राम, तो 36 18 180 समाया। ए प्लस बी का है कितना 30 दूनी 60, इनका आ गया 60, और बी और सी का कितना है 70, तो 7 दूनी 14 140। तो बी का वजन बताना है कितना है। ए और बी का औसत वजन 30 किलोग्राम है, बी और सी का औसत वजन तुम्हारा है 70 किलोग्राम, बी और सी का, ठीक है। ये 180 हुआ, ये कितना हुआ आपका 0 6 4 10 की 0 हासिल 1 1 और 1 2, ये हो गया आपका 200। तो बी का कितना बचा 200 माइनस 180, बी का बचा आपका 20। क्वेश्चन नंबर आपका 141 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 छात्र टेनिस खेलते हैं और 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं। दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या बतानी है, कितनी है। वैसे तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ में करना चाहो तो मैथ में कर सकते हो उसको। 40 छात्रों की कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 छात्र टेनिस खेलते हैं और 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं। देखो
5 छात्र तो दोनों खेलते हैं, ये 10 हुआ और ये भी 10 हुआ, तो 10 और 10 20 और 5 25, टोटल कितना हुआ है 25। और छात्र कितने थे 40, तो 40 माइनस 25 कितना आ गया आपका, लेस 15 आ गया। यानी 15 छात्र ऐसे बचे जो कुछ भी नहीं खेलते हैं, ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है आपका, एक व्यक्ति ने घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, यदि वह 35% कम में खरीदता और उसे 732 रुपये कम में बेचता, उसे 36% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। एक व्यक्ति ने घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, ठीक है, 100 रुपये का अगर घोड़ा लिया था तो 125 का बेच दिया। ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे नीचे पे सही नहीं लिखेगा। 100 रुपये का अगर लिया था तो 125 का बेच दिया गया। फिर कह रहे थे 35% कम में खरीदता, 35% यदि कम में खरीदता तो 65 का खरीदता और 732 रुपये कम में बेचता, तो उसे 36% का लाभ होता। 36% का लाभ किस पे होता, इस 65 पे, तो इसका 36% निकाल लीजिए आप, थोड़ी कैलकुलेशन पड़ेगी आपको। 136%, ये 136% आप इसका निकाल लीजिए, यहाँ से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको उसमें। तो ये एसपी आ जाएगा आपका, एसपी। यहाँ पे देखो एसपी आ गया, पहला एसपी कितना था आपका 125, और नया एसपी यहाँ से निकलेगा आपका, तो ये दोनों एसपी का डिफरेंस आ जाएगा। दोनों एसपी का डिफरेंस आपको बराबर में रखना है, किसके 732 के। 732 में कितना कम हुआ है, 125 से कुछ कम ही आएगा ये आंसर, ये वाला 125 से कुछ कम आएगा। मान मैं सपोज कर लो थे कि 121 आ गया, तो 4 का डिफरेंस में सब कुछ कर रहा हूँ, आप कैलकुलेशन कर लेना। मान लीजिए 180 आ गया, सॉरी 121 आ गया, तो 4 कम हुआ। इस 4 की वैल्यू दी गई है 732, 4 की वैल्यू 732 है, तो आपको 100 की निकालनी है, आपको सीपी निकालना है ना, क्रय मूल्य निकालना है, तो 100 की वैल्यू निकाल लेना आप। मेरे पास कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, मैं हाथ से पेन चला रहा हूँ, मेरा पेन आज खराब हो गया है, तो टच पेन है, इसलिए कैलकुलेशन करने में थोड़ा वहाँ पे समस्या होगी। क्वेश्चन नंबर है अगला 2, ये क्वेश्चन देख लीजिए सर, मैथ का ही है। कह रहा है कि P बड़ा है क्या उससे, तो पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब, और यदि P छोटा है क्या उसे, तो पी क्यूब माइनस क्यू स्क्वायर, ये करना है आपको। और क्वेश्चन दिया है ये इधर, ये इतना सा क्वेश्चन है केवल। जिसकी क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको मैं समझा देता हूँ अच्छी तरह से। यहाँ पे कंडीशन दी गई है, ये दो कंडीशन है, और ये कंडीशन है यहाँ पे अप्लाई करनी है। देखो 1 का मतलब P है, देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले आप ब्रैकेट को हल करो। ऐसे क्वेश्चन अगर आता है तो आप पहले इसमें ब्रैकेट हल करोगे, ये ब्रैकेट आपको हल करना है। इस ब्रैकेट के अंदर आपको 1 को P मानना है और 2 को क्यू मानना है, ठीक है जी। देख लिया आप, 1 बड़ा है 2 से, यहाँ पे देखिए आप P बड़ा है क्या उसे, अगर पहले वाला दूसरे से बड़ा होगा तो आपको ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है, पी स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब, यानी एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक प्लस दो की क्यूब, दो की क्यूब कितना आया 8, 8 और एक 9, ब्रैकेट आपने हल कर लिया तो कितना आ गया आपका 9। अब आप लगा दीजिए 9 को ब्रैकेट की जगह पे लिख दीजिए, और ये 9 छोटा है 3 से। अब ये दूसरे वाली कंडीशन पे आ जाइए आप, ये वाली, पेन ले लेता हूँ दूसरा ताकि दिखे आपको। अब दूसरे वाली कंडीशन पे आइए आप, इस पे देखो, यहाँ पे पहले वाला P है और दूसरे वाला क्या हुआ है, जब ये वाली कंडीशन बनती है तो आपको ये वाली कंडीशन लगानी है, पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। तो पी क्यूब करोगे आप, 9 का क्यूब करोगे आप, 9 में 81, 9 में 729 आ जाएगा, 729 माइनस क्यू स्क्वायर, 3 3 9 करोगे आप 9, 729 माइनस 9 कितना आ जाएगा 720, ऑप्शन में होगा देखो 720, ये है डी नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन आसान था, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर ये तो रीजनिंग का है 15 मीटर, और देख रहा हूँ मैं, ये आ गया मैथ का। दो प्रकार की चावल की दर 11 रुपए प्रति किलो और 21 रुपए प्रति किलोग्राम है। 70 रुपए की दर से बेचने पर मिश्रण करने के लिए प्रकार चावल का अनुपात मिला है, अनुपात पूछा है, तो 11:21, बीच में 17 रखना है आपको, ये रेशो ले लेना है आपको। यहाँ पे 6 आ गया अनुपात, यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया, तो 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2:3 आ जाएगा, 2:3।
अगला क्वेश्चन है 53। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है। तो तेज से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है तो हो जाना चाहिए था, छोड़ दिया जिसने पेपर किया है। तो रिलेटिव स्पीड निकाल लीजिए आप, क्योंकि सेम दिशा में चल रही है तो घट जाएगी स्पीड। 9 से 2 गई 7, दो रेलगाड़ियां इतने किलोमीटर समान दिशा में चल रही है, ठीक है, घट जाएगी। तो 5 से 3 गया, कितना आया? 5 से 3 गया 2, ये 27 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया रिलेटिव स्पीड। तो चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा में और यहाँ पे सेकंड दिया है तो आदमी को पार करेगी, तो पहले तो मीटर प्रति सेकंड में बदलिए आप। 5/18, अब 16 से गुना कर दीजिए, आदमी को निकालना है आपको। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 से काटा 8 आ गया, 8 पंजे 40 और 4 तिया 12, 120 मीटर आ गई। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 54। 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? देखो, 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। 67 प्लस 33, सुरंग की लंबाई जुड़ जाएगी, कितना हो गया? 100 हो गया। तो 10 सेकंड में पार करती है, बटे 10, चाल कितनी आ गई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 10 मीटर प्रति सेकंड आ गई। ट्रेन की चाल कितनी आ गई? 10 मीटर प्रति सेकंड। अब चूंकि ये ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, ये बताना है। देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए 65 दिया गया है, 65 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, क्योंकि उसे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करना है। अगर जब प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को कोई ट्रेन पार करती है तो अपनी ही दूरी, डिस्टेंस वो चलती है। तो यहाँ पे समय निकालना है, समय बराबर टी बराबर डिस्टेंस कितनी ली जाएगी? डिस्टेंस केवल ट्रेन की ली जाएगी इसमें, न कि प्लेटफॉर्म की, क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार नहीं करना है, केवल प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को पार करना है। तो 67/10, चाल 10 थी, तो कितना आ गया? 6.7 आ गया। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था। सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए उसने क्या है, यहाँ पे 65 दे दिया, और कुछ बच्चों ने यहाँ से जो है 65 का भी रोल अप्लाई कर दिया होगा, जिससे आंसर नहीं निकल रहा होगा और बोल रहे हो क्वेश्चन गलत होगा, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं है। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ना था। तो ऐसे क्वेश्चन कल भी आ सकता है, परसों की शिफ्ट में भी आ सकता है, आने वाले एग्जाम में शिफ्ट में आ सकता है। ध्यान रखना है क्या पूछ रहा है, कि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पूछ रहा है, न कि प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। प्लेटफॉर्म को पार तो कर रहा है, लेकिन खड़े हुए एक व्यक्ति को पार करने वाला समय पूछ रहा है। तो केवल व्यक्ति को पार करने में समय लेना है, तो केवल ट्रेन की लंबाई ली जाएगी, न कि प्लेटफॉर्म की लंबाई। ऐसी गलती ना करे। 55, क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा हुआ तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले श्रमिकों की अतिरिक्त संख्या, मतलब एक्स्ट्रा कितने श्रमिक चाहिए, ये पूछ रहा है। चलिए करते हैं। भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए तय कर लिया। 200 श्रमिक काम पे लगाए। 50 दिन में केवल 1/4 काम हो गया। देखो, 1/4 काम हुआ है। अगर 4 काम टोटल था तो उसमें से एक काम हुआ है, मतलब 200 श्रमिकों ने 50 दिन में एक काम किया। 200 श्रमिकों ने 50 दिनों में एक काम किया, बराबर। अब कितने श्रमिक और बढ़ाए जाए? हमने मान लिया कि टोटल एक्स श्रमिक काम करेंगे, अब बाद में घटा लेंगे, और काम खत्म करना है पूरे समय में, काम को पूरे समय में। तो 50 दिन हो गए, 100 दिन और बचे, 150 दिनों का ठेका था, 3 काम बचा हुआ है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 5 तिया 15 और 15 दूनी 30, यानी 300। टोटल मजदूर 300 लगेंगे, जबकि 200 मजदूर उसके पास पहले ही थे, तो कितने मजदूर और बढ़ेंगे? यानी 100 मजदूरों की और आवश्यकता पड़ेगी। आंसर सी आ जाएगा। 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती है, तो 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को पूरा करने में कितने दिनों का पूरा कर देंगे? ठीक है, 12 पुरुष और 18 महिलाएं, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। देखो, यहाँ पे लॉजिक दिया है क्वेश्चन को, अगर आप तरीके से करोगे तो आप इसमें काफी समय बर्बाद कर दोगे इस क्वेश्चन में। आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिए एक बार। 12 पुरुष और 18 महिलाएं, और पूछा क्या है? 2 पुरुष और 3 महिलाएं। तो आप 6 से भाग लगाइए। यहाँ पे 6 से जब भाग लगाओगे आप, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 लग गया। और इधर यदि आदमियों की संख्या घटेगी, लेबर की संख्या घटेगी,
जिस रेशो में लेबर की संख्या घटती है उसी रेशो में दिनों की संख्या बढ़ जाती है। मतलब हमने 6 से भाग लेबर में लगाया है तो 6 से गुना हम दिनों में कर देंगे। 10 दिन लग रहे थे तो 10 का 6 गुना समय लगेगा, यानी 60 दिन लग जाएंगे। कितना बेहतरीन तरीका बताया मैंने आपको, 60 दिन लग जाएंगे। एक बार और बता रहा हूँ, 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिन में करते हैं। यदि यहाँ पे 6 से भाग लगाओगे आप तो 6 दूनी 12, 2 आ गया, और 6 तिया 18, 3, यानी 2 पुरुष और 3 महिलाएं आ गई, और 2 पुरुष और 3 महिलाएं पूछी है। मैंने कहा है आपको, जब लेबर की संख्या जिस रेशो में घटेगी उसी रेशो में समय बढ़ेगा। आप एक बात बताइए, जैसे कि आपके पास 10 लोग हैं, 10 लोग किसी काम को 20 दिन में करते हैं। अगर 10 लोग किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो अगर लोगों की संख्या कम होगी, 5 लोग होंगे, तो समय बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो समय उसी रेशो में बढ़ जाएगा। अगर ये 5 हुए, 2 से भाग लगाया तो यहाँ पर 40 दिन लगेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है, जिस रेशो में आप लेबर की संख्या घटाएंगे उसी रेशो में आपका टाइम बढ़ेगा। हमने 6 से भाग लगाया है, 6 से भाग लगाया है लेबर में, तो 6 से गुना हो जाएगी दिनों की संख्या में। अगर ये रेशो सेम जो पूछा गया वही रेशो है, वरना फिर तरीके से करोगे तो भी आप वही आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 12.5% की दर से धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन दिया है। 1 रुपया अगर कोई है तो वो 2 हो जाएगा, ये कह रहा है 12.5% की दर से। तो आप साफ साफ देखिए, यहाँ पे 1 रुपये का ब्याज मिला है आपको। 1 रुपया अगर 2 हुए है तो कितना ब्याज मिला है? 1 रुपये का ब्याज मिला है। और यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है आपका? 12.5%। एक साल में आपको एक साल में आपको, मतलब आप देख लीजिएगा, आप 100 रुपये आपके पास थे तो वो 200 हो गए, यानी आपको 100 रुपये का क्या मिला है? ब्याज मिला है। यानी 100% से आप 200% पे गए तो 100% आपको ब्याज मिला है। 100% अगर आपको ब्याज मिला है तो एक साल में अगर आपको 12.5 रुपये मिल रहे हैं तो 100 रुपये मिलने में आपको कितना समय लगेगा? 100% मिलने में। तो 100 से 12.5 को मतलब 12.5 से भाग कर दीजिए, 12.5 से गुना, यहाँ पे 100 जैसे आप करोगे, 25 पंजे 25 चौके, और 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 साल लग जाएंगे आपको। आप तरीके से करना चाहो फॉर्मूला लगाओ तो फॉर्मूला भी लग से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर पाई चार्ट का क्वेश्चन है, विदेशी बाजार ऋण, ये दिख नहीं रहा है सही से इसमें। एक पाई चार्ट के पोषण के करोड़ में दर्शाते हैं, बजट बना रहा है। एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा टोल संग्रह के माध्यम से 4910 करोड़ के साथ परियोजना का समर्थन कर रहे हैं, अधिकतम 20% कमीशन का प्रावधान करते हैं, तो आउटसोर्स एजेंसी को कुल कितनी राशि एकत्र करने की अनुमति दी जानी चाहिए? कह रहा है कि एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा टोल संग्रह के माध्यम से 4910 करोड़ के साथ परियोजना का समर्थन करने के लिए अधिकतम 20% कमीशन का प्रावधान करते हैं। 4910 करोड़ के साथ एक परियोजना का समर्थन किया और अधिकतम 20% कमीशन का प्रावधान करते हैं। आउटसोर्स एजेंसी को कुल कितनी राशि एकत्र करने की अनुमति दी जानी चाहिए? तो 20% कमीशन भी कह रहा है, और ये पाई चार्ट पीडब्ल्यूडी वाला पाई चार्ट वित्त पोषण को दर्शाता है। वार्षिकी टोल करोड़ की परियोजना संपादन करने में अधिकतम, जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को समझ रहा हूँ पहले कहना क्या चाह रहा है। विदेशी सहायता बाजार ऋण, ये तो टोटल दिया है, बाद में शायद इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन और भी हो, ये तो लास्ट क्वेश्चन था। 4910 करोड़ के साथ परियोजना का समर्थन करने के लिए अधिकतम 20% कमीशन का प्रावधान करते हैं, तो आउटसोर्स एजेंसी को कुल कितनी राशि एकत्र करने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए? 20% कमीशन का प्रावधान करते हैं, तो अगर 20% कमीशन का प्रावधान करेंगे तो 20% कम देंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो 20% कम देना चाहिए। 4900, ये कितना आ गया? 991, सॉरी 491 गुना 2, 2 9 दूनी 18, 80 लेख 4 दूनी 8, 1 9, 982, 982 घटाइए आप 4910 से, 4910 से 982 घटाइए आप, एक बार घटा के देखिए 982 कितना आ गया आपका? 8, ना ये तो नहीं होगा। अगर आप इसको जोड़ेंगे, जोड़िए आप इसमें 2, 8 1 9, 9 9 18 का 8 का, चलिए 4 1 5, सही है। 20% जोड़ना पड़ेगा आपको उसमें, तो आंसर आ जाएगा सी आपका, आंसर आ जाएगा आपका सी। ये आपका क्वेश्चन पेपर 23
की फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का पूरा करा दिया मैंने। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना, और अगर सोल्यूशन आपको अच्छा लगा हो तो मैं सारे जितने भी एग्जाम होने वाले हैं कोशिश करूंगा मैं एग्जाम होने के तुरंत बाद आपको सोल्यूशन करा दूं मैं मैथ का भी करा दूं, और शायद रीजनिंग का भी मैं कोशिश करूंगा कराऊं सोल्यूशन आपको। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जो उसकी जो क्वेश्चन टफ लग रहे हैं आपको, उनकी अच्छी अच्छी ट्रिक बताऊं मैं आपको। देखो जीके में तो कुछ कह नहीं सकते, जीके में क्या दे रखा है, जीके में तो सबका यही हाल है, कितने भी पढ़ लो आप, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो छूटे जाते हैं वहां पे। तो जीके में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हिंदी का मैं बता दूंगा आपको, जो हिंदी के कुछ क्वेश्चन ऐसे है जो बहुत आसान क्वेश्चन थे, और जो लर्निंग पोर्शन है वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। देखो हाँ, मैं वो बता दूंगा आपको जो मैंने पढ़ाया है हिंदी में, हिंदी मेरी अच्छी है, मैं बता दूंगा आपको। फिलहाल आप मैथ का सोल्यूशन मैंने जो कराया उसको बताना आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।